वेलकम टू टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकेंगे उन सभी सवालों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का समापन हो चुका है। विजेताओं की सूची जारी हो चुकी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा विस्तार से, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आज की क्लास की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के सामने पहला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो वी अनंत नागेश्वरन को, जिसको बोलते हैं चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, इकोनॉमिक्स एडवाइजर बोलते हैं। इसका नियुक्ति भारत सरकार ने किया है। और कौन बने? अनंत नागेश्वरन। ठीक है। और अनंत नागेश्वरन की बात करें तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होगा क्योंकि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। आज 1 फरवरी है और आज ही 1 फरवरी के दिन आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आती है प्रत्येक वर्ष। और 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बजट पेश होता है। उसके एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी होती है जिसमें आर्थिक सलाहकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने कर दी है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो इससे संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने और महत्वपूर्ण सवाल क्या है, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी बता दूं, मैं हाल ही में नियुक्त हुए हैं विजय राघवन। विजय राघवन जो है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट सवाल, आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? तभी मैंने बताया आर्थिक समीक्षा कौन जारी करते हैं, तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। और अभी पता है कि नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं, अभी बताया मैंने, अनंत नागेश्वरन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अध्यक्ष कौन है, जिसको आप बोलते हैं इसरो? क्या बोलते हैं? इसरो के प्रमुख कौन बने? तो अभी नए नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए? एस सोमनाथ। कौन बने? एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख बने। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। ठीक है। 1969 को इसरो का गठन हुआ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत के राष्ट्रीय मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य सिक्योरिटी एडवाइजर बोलते हैं, तो वो कौन बने हैं? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है सो भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिससे पाकिस्तान, चाइना काफ़ी डरती है। आप लोगों को पता होगा कि अजीत डोभाल के नाम सुनते ही पाकिस्तान थर थर काँपने लगता है। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2022 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो मैं बता दूं, ये कुष्ठ रोग दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो सवाल बनेंगे वो अति महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। कब? जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार जनवरी का लास्ट संडे कब था? 30 जनवरी। 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को इस बार विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हैंसन रोग भी बोलते हैं। हैंसन रोग भी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है। ठीक है। मैं बता दूं, और कुष्ठ रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि कुष्ठ रोग किससे होता है? तो कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ रोग। आप ये सवाल को ध्यान में रखें, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है। अब मैं बता दूं कि कौन सा जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग जो है सो माइकोबैक्टीरियल लेप्री नामक जीवाणु से होता है। आप इसको ध्यान में रखें। कौन से जीवाणु? मैं फिर आपको बता दूं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। और कुष्ठ रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा जो है सो कुष्ठ रोग से प्रभावित होता है। ठीक है। आई होप मैंने ये सारा चीज़ आपको बता दिया कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक जनवरी के लास्ट संडे को, और इस बार जो है 30 जनवरी को हुआ। और इसको कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखें, ये पूछा जाता है। और ये जीवाणु जनित रोग है और इससे क्या होता है? त्वचा प्रभावित होती है। अब चलते हैं इससे संबंधित, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30 जनवरी। अब चलते हैं इससे संबंधित सवाल, कुष्ठ रोग से संबंधित। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एग्जाम में एसएससी हो या तो एनटीपीसी रेलवे वाला, MTS, ये सारा एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग बार पूछा जाता है। घुमा घुमा के यही सवाल आता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही पॉपुलर सवाल है।
तो इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा को कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि देखते होंगे कि ताजमहल भी कभी सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है। क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण उसका रंग थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा किस से होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्ल वर्षा होता है, जिसको बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो किससे किससे मिलकर बनता है? तो H2SO4 प्लस HNO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? एसिड रेन। ठीक है, जिसको इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। काली मौत किसे कहा जाता है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काली मौत किसको कहते हैं? प्लेग को। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमोसिल किसकी स्वदेशी वैक्सीन है? तो मैं बता दूं कि हाल ही में न्यूमोसिल जो है सो भारत में बनाई गई है। ठीक है, ये स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है जो निमोनिया के लिए उपयोगी है। ठीक है, आप ये सवाल को ध्यान में रखें कि न्यूमोसिल निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन है जो भारत में पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल क्या है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आने वाले 2022 के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देखने जरूर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस कैनल लॉक। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो मैं बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, कैनल लॉक को समुद्र लॉक भी कहते हैं। कैनल लॉक को क्या कहते हैं? समुद्र लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल को आप ध्यान में रखें। और नीदरलैंड के कहाँ? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह पर। ठीक है, एम्स्टर्डम बंदरगाह पर इसका उद्घाटन किया गया है। अब आपको पहले मैं पिक्चर दिखाता हूँ, फोटो, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ और डिटेल। ये है आपका कैनल लॉक। क्या है? कैनल लॉक है। और इसमें क्या होगा, तो जितने भी भारी मालवाहक जहाज होंगे, जो भारी मालवाहक जहाज होंगे, उन सभी जहाज़ों का इसमें आसानी से क्या हो सकता है? मीन्स लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकता है। इसलिए ये नीदरलैंड की सरकार ने एम्स्टर्डम बंदरगाह पर ये कैनाल लॉक का बंदरगाह का उद्घाटन किया है। चलिए वापस सवाल की ओर आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आपको मैं ले चलता हूँ। ये रहा, उससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे, वो सभी सवाल आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट जो है यूएनओ का एक अंग है। ठीक है, यूएन का एक अंग है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दी हेग में। दी हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। दी हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में एवर गिवेन किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा? तो मैं बता दूं कि ये एवर गिवेन जहाज है सो दोनों साइड से फंस चुका था। और किस नहर में फंसा था ये? तो स्वेज नहर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एवर गिवेन जहाज किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में रहा? तो स्वेज नहर। मैं बता दूं, आप तो ये बता दिए कमेंट में कि स्वेज नहर किन दो जगहों को आपस में जोड़ती है। चलो मैं बता दूं, लाल सागर, किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती कौन? स्वेज नहर। और स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। आई होप ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया कि स्वेज नहर किन दो जगहों को आपस में जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। और स्वेज नहर किस देश में है? तो इजिप्ट में है। इस बार एग्जाम की खोपड़ी में सीधा छेद करना है, इसलिए आप इस क्लास को अटेंड करना ना भूलें एवं रोज़ आप इस क्लास को लें। मैं आपका करंट अफेयर का डर हमेशा के लिए आपका ख़त्म कर दूंगा। आप क्लास के अंत तक बने रहें। पनामा नहर, नेक्स्ट सवाल, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अगेन इंपॉर्टेंट सवाल। मेरा हर एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि और एग्जाम के ओरिएंटेड बेस्ड सवाल रहता है। इसलिए मैं इस सवाल को काफ़ी अच्छी तरीके से कराने का कोशिश करता हूं कि पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों महासागरों को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोग के सामने चौथा सवाल। क्या है कि हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो मैं पहले बता दूं कि ODF क्या होता है। ODF मीन्स ओपन डेफिकेशन फ्री, मीन्स शौचालय मुक्त। क्या? शौचालय मुक्त जिसको बोलते हैं उसको ODF बोलते हैं। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री, शौचालय फ्री मीन्स आप
जो आप लोटा लेके बाहर जाते हैं ना दोस्तों, वो क्या आप शौचालय वो खुले में आप उससे मुफ्त में आप अपने शौचालय में कर सकते हैं, ठीक है। और ODF प्लस इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ODF प्लस इसमें जुड़ जाएगा तो इसमें क्या सुविधाएं, वेस्ट मैनेजमेंट का भी सुविधा, मीन्स वेस्ट का प्रबंधन जिस राज्य में हो उसको ODF प्लस कहेंगे, ठीक है। ODF केवल बोलेंगे कि शौचालय मुक्त, और ODF प्लस मीन्स शौचालय से जो जितने भी वेस्ट हैं उसका प्रबंधन ODF प्लस कहलाता है। आई होप ये समझ में आएगा कि ODF क्या है और ODF प्लस क्या है। तो किस राज्य का मोबुआंग गांव जो है सो ODF प्लस गांव घोषित हुआ है, वो मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का मोबुआंग गांव ODF प्लस गांव घोषित हुआ है, ठीक है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए, ये है ODF प्लस, ठीक है। ये है शौचालय और ये मैनेजमेंट, ये दोनों का शौचालय और उसका प्लस मैनेजमेंट होना क्या कहलाता है, ODF प्लस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? मैं बता दूं अगेन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है। कौन सी है? इंदौर, ठीक है। और इंदौर जो है सो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। क्लीन सिटी ऑफ इंडिया कौन सा है? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त गांव, खुले में शौच मुक्त गांव कौन सा है? सिक्किम। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। सिक्किम जो है सो खुले में शौच मुक्त भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट सवाल, आप बता दीजिए सिक्किम के वर्तमान में CM कौन है? मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैं बता दूं पहले महिला एशिया हॉकी कप 2022 के बारे में। इसका आयोजन ओमान में हुआ। कहाँ? ओमान में इसका आयोजन हुआ। और ये कब से ये एशिया कप हो रहा है महिला वाला हॉकी का? तो 1985 से 1985 से इसका आयोजन हो रहा है। और इस बार का विजेता मैं बता दूं, विजेता इस बार का रहा जापान और उप विजेता रहा दक्षिण कोरिया। उप विजेता जापान, फाइनल मुकाबला जो जापान वर्सेस दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ था, ठीक है। साउथ कोरिया के बीच में हुआ था जिसमें जापान विजेता रहा और उप विजेता साउथ कोरिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान, ठीक है। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का विजेता जापान था और उप विजेता दक्षिण कोरिया। जापान इसमें गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल, और दक्षिण कोरिया सिल्वर। और भारत जो है सो तीसरे स्थान पर रहा। भारत इंडिया के स्थान पर रहा, तीसरे स्थान के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन? ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान जीता है और जीतने के साथ ये प्रथम स्थान पर जापान, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर। और भारत किसको हरा कर जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत जो है सो चीन को 2-0 से हरा कर जीता है, ठीक है। भारत जो ब्रॉन्ज मेडल चीन को 2-0 से हरा कर जीता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसको ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मैं बता दूं अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, जिसका विजेता लद्दाख है। इसका आयोजन जो हुआ था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। आपको ये क्लियर रहना है कि आयोजन भी कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, और विजेता लद्दाख। लद्दाख के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल RK माथुर। कौन है? RK माथुर। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोग के सामने छठा सवाल और काफ़ी ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या है कि किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? तो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर किस स्मृति में शहीद दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो आप लोग को हम लोग जानते हैं, बस यही 8 तक 9 तक क्या पढ़े कि अगर कोई पूछ दे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो गुरुजी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात। बस हम लोग तो इतना ही जानते हैं। लेकिन अब मैं इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को पोरबंदर गुजरात में। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को, 1948 को। और इसी के हत्या 30 जनवरी के दिन ही शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी पुण्यतिथि के 30 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, दांडी मार्च है, ये सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा अगले स्लाइड में। ये सवाल क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब मैं बता दूं, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, इसको भी आप क्लियर रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहे महात्मा गांधी से संबंधित सारे सवाल। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो मैं बता दूं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कहाँ से? बिहार से चंपारण सत्याग्रह 1917 से शुरू हुआ था, ठीक है। मैं बता दूं, ये महात्मा गांधी की पहली सत्याग्रह आंदोलन थी, जब 9 जनवरी 1915 को। कब? 9 जनवरी 1915 से महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, उसके बाद पहली बार सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए थे 1917 में। और ये सत्याग्रह जो था वो किससे संबंधित था? तो नील की खेती के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और इस नरसंहार के बाद महात्मा गांधी जो है सो केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चौरा चोरी घटना कब हुई थी? चौरा चोरी घटना की बात करें तो चौरा चोरी घटना 1922 में, फरवरी 1922 में चौरा चोरी घटना हुई थी। आप तो ये बता दीजिए कि इस घटना के बाद, मीन्स चौरा चोरी घटना के बाद किस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, आपको इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। और नमक कर तोड़ो के अगेंस्ट ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता 1931 में हुआ था। ये सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। चलिए मैं ये इसका भी बारे में बता दूं कि चौरा चोरी घटना के बाद कौन से आंदोलन को समाप्त कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, और अब 1922 में समाप्त कर दिया गया चौरा चोरी घटना के बाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की सवाल की ओर। दोस्तों क्लास अगर इंजॉय कर रहे होंगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कैसा लग रहा है क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोग के सामने 7वां सवाल। सवाल क्या है? भारत सरकार ने 150 गाँवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो विलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विलेज ऑफ एक्सीलेंस। विलेज ऑफ एक्सीलेंस के में बदलने के लिए, 150 गाँवों को बदलने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपका पता ही होगा कि भारत का 2 ही तो मित्र देश है, फ्रेंड्स डे कंट्री है। एक है रसिया, ठीक है, जो काफ़ी इससे चलता है, और दूसरा है इजराइल, ठीक है। ये वो देश हैं जिसके साथ भारत का मित्रता काफ़ी अच्छी है, ठीक है, रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे है। तो मैं सवाल पर आता हूँ कि 150 गाँवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत जो है सो इजराइल के साथ समझौता किया है, ठीक है। किसके साथ? इजराइल के साथ समझौता किया है। मैं इजराइल की बात करूं तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें यहाँ इजराइल के, तो इसाक हरजोग है। कौन है? इसाक हरजोग जो है इजराइल के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इजराइल में कौन सी मुद्रा चलती है? तो यहाँ मुद्रा चलती है न्यू शेकेल, ये इजराइल की करेंसी है, ठीक है। आई होप मैंने सारा डिटेल बता दिया कि 150 गाँवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत जो इजराइल के साथ समझौता किया है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति इसाक हरजोग। और इजराइल की मुद्रा क्या है, मीन्स कौन सी करेंसी इजराइल में चलती है? न्यू शेकेल। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोग सामने 8वां सवाल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बुक से संबंधित है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुआ है, फियरलेस गवर्नेंस। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। और किरण बेदी जो है सो पुदुचेरी के जो है यहाँ के ये क्या और डीएसपी थी, ठीक है। और ये अपने कार्य के दौरान, ठीक है, निडरता से और शासन के साथ जो अपने जर्नी, उसकी लाइफ की जो जर्नी थी वो इस पुस्तक में दर्शाया गया है, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। मैं बता दूं, अब चलिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मीनाक्षी लेखी। ये मैंने कल ही बताया था इसके बारे में। मीनाक्षी लेखी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, उसका नाम था इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज। पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? तो एक है माहे, एक है कराईकल और एक है पुदुचेरी, ठीक है। माहे, कराईकल और पुदुचेरी के 3 ज़िले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नवा सवाल क्या है? हाल ही में सामाजिक नेता इकबाल सिंह का निधन हो गया, ये कौन से सम्मान से सम्मानित इसको किया गया था 2022 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी मृत्यु हो चुकी है और 2022 में ये अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या है? इकबाल सिंह। और ये कौन थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता थे इकबाल सिंह। इसका निधन हो गया और 2022 में भारत सरकार इससे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इस बार इसको पद्म श्री मिला था 2022 में और ये इसका क्या हो गया? डेथ हो गया, इनकी डेथ हो गई। और ये कौन थे? इकबाल सिंह, जो सिख के सामाजिक नेता थे। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल, और बहुत ही आज का सेशन का एकदम अंतिम सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसलिए आप सवाल को बढ़िया से गौर से सुने कि ये सवाल में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग खिताब किसने जीता है? तो मैं बता दूं, वर्ष का शुरुआत हो जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम से स्टार्ट होता है और इस बार का समापन 2022 का हो चुका है। और इसमें मैं विजेता की बात करूँ तो मेल सिंगल में, ठीक है, पुरुष एकल में विजेता जो रहे वो राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल जो है सो पुरुष एकल में विजेता रहे। और फीमेल सिंगल की बात करें, फीमेल सिंगल की विजेता जो रही है वो एशले बार्टी। कौन रही है? एशले बार्टी। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का समापन हो चुका है। और पुरुष वर्ग में सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। और महिला वर्ग में सिंगल खिताब किसने जीती है? तो एशले बार्टी ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एशले बार्टी। पूछा है महिला का सिंगल खिताब तो कौन जीती है? एशले बार्टी। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये है एशले बार्टी, ये है राफेल नडाल। ये पुरुष एकल, ये महिला एकल का खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। मैं बता दूं, जो ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम की शुरुआत होती है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन से होती है, ठीक है। समापन जो होता है वो अमेरिकन ओपन से होता है, ठीक है। किससे होता है? अमेरिकन ओपन। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होता है और अमेरिकन ओपन से समाप्ति होती है। चलिए चलते हैं अगले। और एक बात और बता दूं कि ये जो है राफेल नडाल का इस बार का विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं अभी तक। ये कितने? 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले प्लेयर बन चुके हैं राफेल नडाल। आपको इसमें को ध्यान में रखना है। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं, ठीक है। और ये एशले बार्टी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है, आपका इसको याद करने में और आसानी होगी। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है और ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अमेरिकन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? आपको पता होगा, मैंने बताया कि अंतिम कौन सा होता है? अमेरिकन ओपन। तो 2021 में हाल ही में समाप्त हुआ दिसंबर में। उसका पुरुष वर्ग में विजेता डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। इसके पुरुष वर्ग में विजेता कौन थे? डेनियल मेदवेदेव। और यही अमेरिकन ओपन 2021 में महिला सिंगल का खिताब एमा रादुकानु विजेता थी। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब विंबलडन ओपन की बात करें तो 2021 का भी विंबलडन ओपन एशले बार्टी जीती है। इसलिए मैं इस सवाल को भी मैंने ले आया, क्योंकि क्या होता है कि अभी जो एग्जाम होते हैं कभी कभी पीछे वाला भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको उस सवाल से अपडेट रहना है, ठीक है, कि पिछला भी विजेता कौन रही थी। तो एशले बार्टी भी विंबलडन ओपन 2021 वाला जीती और इस बार का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जो है सो जीतिए, ठीक है। आई होप ये सारा क्लियर कर दिया मैंने। आज का सेशन जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज के सवाल जो थे वो सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले सवाल थे। इसलिए मैंने आज की क्लास पर काफ़ी जोर दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एक बार और बता दूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैं करंट अफेयर्स का भय हमेशा के लिए आपके दिमाग से ख़त्म कर दूंगा। आपको बहुत लोगों को लगता है करंट अफेयर से डर, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका करंट अफेयर का डर हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा, ठीक है। इसलिए मेरे साथ आप जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।